आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ये हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय है। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th, 11, 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ये सारे नोट्स अपने कॉपी में तैयार कर लें और बार बार याद करके समझ करके अच्छी तरह से उसे अपने जहन में बिठा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है या वह साधन है जिसके अध्ययन करने से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। तो जिस साधन से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब आप नोट तैयार कर लीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। मान लेते हैं कि व्याकरण एक स्कूल है, तो इसके 5 क्लास होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिह्न विचार और छंद विचार। आधुनिक व्याकरण में मुख्यतः 3 ही लिया गया है इसका भेद: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं, ध्वनियों के बारे में पढ़ते हैं, वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द विचार में हम लोग वर्णों को जोड़ जोड़ के शब्द जो बनाते हैं उस शब्द पर विचार करते हैं। वाक्य में वाक्य पर विचार करते हैं। चिन्ह में चिन्ह का विचार करते हैं, पूर्ण विराम, अर्ध विराम इत्यादि का। तो इसका भी आप नोट तैयार कर लीजिए। व्याकरण के कितने भेद हैं? व्याकरण के 5 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिह्न विचार और छंद विचार। अगला सवाल है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। मतलब जो हमें कुछ कहना होता है, किसी को कुछ कहना होता है, किसी को कुछ समझाना होता है, तब अपने भावनाओं को, अपने विचार को, जो कुछ कहना होता है उन बातों को दूसरे के सामने जिस माध्यम द्वारा प्रकट करते हैं उस माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा को या तो हम बोल के किसी को समझा सकते हैं या लिख के समझा सकते हैं या इशारे से समझा सकते हैं। तो इस आधार पर भाषा के 3 भेद हैं। तो सवाल है, भाषा कितने प्रकार के हैं? भाषा 3 प्रकार के हैं। पहला मौखिक भाषा। इसमें क्या होता है कि हम बोलकर अपने मन के भावों को, अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में अपने मन के भाव, विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा में इशारे से समझाते हैं, संकेतों द्वारा समझाते हैं। अब मौखिक भाषा को के नोट भी आप तैयार कर लीजिए। मौखिक भाषा, जब बोलकर हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं तब उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर
प्रकट करते हैं तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में जैसे कि समाचार हम सुनते हैं टेलीविज़न पर या रेडियो पर समाचार सुनते हैं, गाना सुनते हैं या नेता लोग भाषण देते हैं या अभी हम आप लोगों को बोलकर समझा रहे हैं, तो ये सारे मौखिक भाषा हुआ। हम क्या कहना चाहते हैं वो बोल करके स्पष्ट कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं। तो इसमें जो है मौखिक भाषा में कहने वाला बोलकर अपनी भाव और विचारों को प्रकट करता है और सुनने वाला उसे सुन करके उनके भाव और विचारों को समझता है। लिखित भाषा में है कि अपने मन की भावनाओं को, अपने भाव को, अपने विचारों को, उन्हें जो कुछ कहना होता है उसे लिख कर स्पष्ट करता है और समझने वाला उसे पढ़ कर समझता है। जैसे कि समाचार पत्र, अखबार जो डेली हम लोग पढ़ते हैं तो वो लिखित भाषा है, वहाँ छपता है, लिखाता है और लिखे हुए के पढ़कर हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो ऐसी भाषा को बोलते हैं लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, जब संकेतों या इशारों के द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। मतलब इशारों में जब किसी को बात कहते हैं, समझाते हैं, तो वैसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब जैसे गूंगा व्यक्ति, वो तो बोल नहीं सकता है, तो इशारा से ही कुछ बात किसी को कहता है और हम लोग गूंगा व्यक्ति की इशारों को समझकर अनुमान लगाते हैं कि वो कहना क्या चाहता है और उसकी बातों को समझते हैं। छोटा बच्चा है जो बोल नहीं सकता है, वो ए ओ कह के इशारा से ही अपनी बातों को रखता है और हम सावधानी से उसके इशारा को समझते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रण करने वाला जो सिपाही होता है, मुंह में सीटी बजाते रहता है और हाथ से इशारा करते रहता है। तो हाथ से इशारा करता है, जाइए, ठहरिए, इस तरह से इशारा जो करता है, तो वो भी सांकेतिक भाषा ही हुआ। अगला सवाल है बोली। बोली किसे कहते हैं? देखिए, अपने घर में या अपने आस पड़ोस में, मतलब स्थानीय जगह पर, स्थानीय क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जिस भाषा का इस्तेमाल होता है, उस भाषा को कहते हैं बोली। अपने आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? अब वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा, अधिकतर देशवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। दूसरे शब्द में यूं कहें कि वह भाषा जो अपने देश में अधिकांश जगह बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारे भारत देश में अधिकांश जगह पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये राष्ट्रभाषा हो गया हिंदी। अगला सवाल है लिपि किसे कहते हैं? जवाब है भाषा को व्यक्त करने के लिए, भाषा को व्यक्त करने के लिए जिस प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। मतलब सबके अपना अपना भाषा होता है, चाइनीज का अपना भाषा होता है, भारतीय अपना भाषा है, इसी तरह से सारे देश का अपना अपना भाषा होता है और उसकी भाषा को समझने के लिए, लिख करके बोलने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही प्रतीक चिन्ह जो है, वही चिन्ह जो है, वही संकेत जो है, वह लिपि कहलाता है। अपना भाषा है हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि है। हिंदी या संस्कृत, हिंदी और संस्कृत भाषा जो है, इसकी लिपि जो है वह देवनागरी है। अगला सवाल है मातृभाषा किसे कहते हैं? तो इसे समझने के लिए हम ऐसा समझे
कि जब जो भाषा हम अपने घरों में सीखते हैं, मान लेते हैं पंजाबी के घर में बच्चा जन्म लिया तो वह पंजाबी भाषा सीखेगा, नेपाली के घर में बच्चा जन्म लिया तो वो नेपाली भाषा सीखेगा। माने अपने घर में जो भाषा सीखता है ना वो मातृभाषा होता है। तो वह भाषा जिसे लोग अपने परिवार से सीखते हैं, माने उस परिवार में बोली जाने वाली भाषा जब बच्चे सीखते हैं तो वैसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अगला सवाल है, प्रादेशिक भाषा क्या है? देखिए, ये प्रादेशिक भाषा मातृभाषा से थोड़ा बृहद हुआ। जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। एक क्षेत्र में, एक प्रदेश में बोली जाती है, एक एरिया में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा जब एक तरह के भाषा एक से अधिक देश जब एक ही तरह के भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाता है। तो लिख लीजिए इसे। जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी तो अपने यहाँ भी बोला जाता है, विदेशों में भी बोला जाता है, तो अंग्रेजी भाषा जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाया। राजभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो देश के कार्यालयों में और राजकाज में प्रयोग में लाया जाता है। वह भाषा जो देश के कार्यालयों और राजकाज के प्रयोग में लाया जाता है वह राजभाषा कहलाता है। अब जैसे कि भारत के राजभाषा हुआ अंग्रेजी तथा हिंदी। ये अपने देश में हिंदी में अंग्रेजी में दोनों भाषा में राजकाज के कामकाज में जो है दोनों भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों राजभाषा का उदाहरण हुआ। तो इस तरह हम लोग 11 सवाल जवाब पढ़े हैं। 11 सवाल है राजभाषा किसे तक। अगला सेशन में इसके आगे वाला जो है हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग का काम है कि ये 11 सवाल अपने कॉपी में लिख लें, वीडियो को रोक करके लिख लें या स्क्रीनशॉट ले करके रख लें और इसे कॉपी में लिख करके और अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लें। धीरे धीरे करके हम व्याकरण के सारे पाठ को देते रहेंगे और आप आशा है कि आप बहुत अच्छे प्रकार से समझेंगे। ये सब चूँकि बहुत हल्का था, ये सारा परिभाषा बहुत हल्का था, इसीलिए जल्दी जल्दी हम समझा दिए हैं। और जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा उसको बहुत अच्छे ढंग से बहुत विस्तार से समझाएंगे और आपको अवश्य समझ में आएगा। तो ठीक है, आप लोग तैयार कीजिए।